नमस्कार। देश की राजनीति की धुरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या कुछ होने वाला है और कौन सी खबरें आज सुर्खियों में रहने वाली है, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं हूं अनुपम मिश्रा, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। लखनऊ, देहरादून, मेरठ, वाराणसी और कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से शैलेश, देहरादून से किशोर रावत, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और कानपुर से अमित गंजू। इसके अलावा गोरखपुर से रामगोपाल और नोएडा से कुणाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के एजेंडे के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आपको देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों से भरी रूबरू कराते हैं। आज का दिन अयोध्या मंदिर विवाद के लिए बेहद अहम होने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट वो फैसला सुना सकता है इसका मंदिर जमीन विवाद से सीधा सरोकार तो नहीं है, लेकिन इस फैसले के बाद ही जमीन विवाद का फैसला आएगा। संयुक्त राष्ट्र ने पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ देने की घोषणा की है। पीएम मोदी को यह सम्मान उन्हें पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में दिया जाएगा। पीएम मोदी ने यह सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की है। आम लोगों को एक बार फिर महंगाई की मार पड़ने वाली है। केंद्र सरकार ने 19 वस्तुओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में 2.5 से 10% तक इजाफा कर दिया है। कस्टम ड्यूटी की नई दरें बुधवार देर रात लागू हो गई हैं। सरकार ने जिन चीजों में कस्टम ड्यूटी का इजाफा किया है उसमें टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, ज्वेलरी समेत कई घरेलू उपयोग के सामान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के जिलों में आज सुबह से सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। अनंतनाग जिले के दूरू शाहबाद में एक आतंकी वहां पर ढेर हो गया है। सेना ने श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके नूरबाग में भी 2 आतंकियों को घेर रखा है और गोलीबारी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंतनाग और नूरबाग में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। उधर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। बांग्लादेश ने सुपर 4 के अंतिम मुकाबले में पाकिस्तान को 37 रनों से हरा दिया। अब बांग्लादेश और भारत के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और सीधे हम यहां पर रुक करते हैं हमारे तमाम संवाददाताओं के पास। शैलेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शैलेश, बताइए आज क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। अनुपम, देखिए, सबसे बड़ा जो आज का मुद्दा होगा वो अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। हालांकि ये जो सुनवाई है वो जमीन के मालिकाना हक को लेकर नहीं होगी, बल्कि इस बात को लेकर होगी कि वहां पर मस्जिद पढ़ना जो है वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है। तो मामला है ये 1994 के 5 जजों की पीठ के जो एक फैसला आया था, जिसमें ये कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल उससे है, क्योंकि जो पक्ष है उसने ये कहा था कि जो फैसला है 1994। बिल्कुल शैलेश, आएंगे आपके पास। कुछ तकनीकी खराबी, आपकी आवाज भी हम तक ठीक ढंग से नहीं आ रही है। किशोर हमारे साथ देहरादून से हैं। किशोर, बताइए आज क्या कुछ देहरादून और आसपास खास रहने वाला है। अनुपम, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 4 इस वक्त महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें न्यूज़ 18 की नज़र रहेगी और लगातार सुर्खियों में रहेगी। सबसे पहले यह कि केदारनाथ में सेंट्रल मिनिस्टर अनंत कुमार गीते पहुंचने वाले हैं। वो 9 बजे दर्शन करेंगे और उसके साथ ही वहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे। और इस महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टर समिट होना है और उसमें संभवतः ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरिद्वार में पहुंचेंगे और आचार्य कुलम जो पतंजलि का एक नया परिसर है उसका उद्घाटन करेंगे। और भाजपा की प्रदेश संयुक्त मोर्चा की कार्य समिति की बैठक भी है, तो ये 2 महत्वपूर्ण है। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कैबिनेट की बैठक इस वक्त 8 बजे से शुरू चल रही है और महत्वपूर्ण कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इन्वेस्टर समिट के लिए कई नीतिगत पॉलिसियां आ सकती है। चौथी सबसे बड़ी खबर है कि जो निलंबित IAS अधिकारी है पंकज पांडे, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है, चूंकि उनका घोटाले में यानी NH-74 जो घोटाला हुआ था उसमें उनका नाम आया था। उसमें उसके बाद सरकार ने निलंबित किया था। कई वित्तीय गड़बड़ियां पाई गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी जमानत याचिका डाली। हालांकि अभी SIT ने जांच के बाद ये संभवतः माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उससे पहले ही उन्होंने एक याचिका डाली है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा सके। तो 4 महत्वपूर्ण ये खबरें जिन पर लगातार नजर बनी। जी अनुपम, बने रहिए हमारे साथ। रुख मेरठ का करते हैं, उमेश हमारे साथ हैं। उमेश, कौन सी बड़ी खबरें हैं आज जिन पर हमारी नजर रहेगी और साथ के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सुर्खियां बनेगी? जी हाँ, देखिए,
अनुपम, आज के एजेंडे में आज की सबसे बड़ी खबर मेरठ से रहेगी। मेरठ में भाजपा के सरधना सीट से विधायक संगीत सोम के घर पर हमला हुआ है। देर रात तकरीबन 1 बजे ये हमला हुआ है। ग्रेनेड फेंका गया है, कई राउंड फायरिंग हुई है। सफेद पोश सफेद गाड़ी में एक बदमाश सवार होकर के आते हैं। तकरीबन आधा दर्जन बदमाश 1 बजे तकरीबन आते हैं। कैंट क्षेत्र में सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम का घर है। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। जहां पर गार्ड रहते हैं उनके रूम पर फायर किया जाता है। वहां पर एक 9mm की पिस्टल का खोखा भी मिला है। ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। ये खुशकिस्मती रही कि ग्रेनेड फटा नहीं। विधायक जी घर के अंदर मौजूद थे, संगीत सोम घर के अंदर मौजूद थे। तकरीबन 12:45 पर संगीत सोम घर के अंदर दाखिल होते हैं और 1 बजे के आसपास से हमला हो जाता है। ग्रेनेड फेंका जाता है। नकाबपोश बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस पहुंचती है। एसएसपी पहुंचे, एएसपी पहुंचे, एसपी सिटी पहुंचे, बम निरोधक दस्ता पहुंचता है और 1 बजे के आसपास की यह घटना है। सनसनी फैल जाती है मेरठ में कि आखिर विधायक के घर पर यह हमला जो हुआ है उसके पीछे कौन है, क्योंकि 12:45 पर विधायक जी घर के अंदर दाखिल होते हैं और 1 बजे यह हमला हो जाता है। इससे पहले भी 2015 में, 2017 में संगीत सोम को धमकियां मिल चुकी हैं, कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। टेलीफोन के जरिए धमकियां उनके पास आई थी और अब एक बार फिर से इस तरह से घर के बाहर और कैंट क्षेत्र में बेहद सुरक्षित इलाका माना जाता है और इस बेहद सुरक्षित इलाके में अगर विधायक जी के घर के बाहर इस तरह से हमला होता है तो बेहद सनसनीखेज मामला है, बेहद सीरियस मामला है। और क्या कुछ करेंगे इस पूरे मसले में, ये भी बताइए और साथ ही साथ और क्या कुछ खास रहने वाला है पर बेहद हमारी निगाह रहेगी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियां बनेंगी और जिस तरह से नोएडा में 600 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए हैं एक हफ्ते के अंदर, वो एक महत्वपूर्ण खबर रहेगी। एडीजी से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि नोएडा में 600 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए हैं, यानी हर दिन तकरीबन 54 आरोपी पकड़े गए हैं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण खबर रहेगी कि जिस तरह से नोएडा में ये आरोपी पकड़े जा रहे हैं और पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है, पुलिस का ऑपरेशन इनकाउंटर जारी है, पुलिस का ऑपरेशन मिशन काउंटर जारी है, तो इस पर हमारी निगाह रहेगी। बने रहिए, आएंगे आपके पास, रुक करेंगे वाराणसी का। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, बताइए क्या कुछ आज खास रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहेंगी? देखिए, इस वक्त पूरे पूर्वांचल की नज़र बीएचयू पर लगी है और आज बीएचयू बवाल का चौथा दिन है जिसमें राहत भरी खबर आ सकती है। जिस तरीके से बवाल के बाद मेडिको और नॉन मेडिको छात्रों के बीच में ये बवाल हुआ और उसके बाद कल सारे 7 हॉस्टल खाली करा लिए गए। इसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी प्रशासन के सामने वो ये थी कि बीएचयू में जो जूनियर डॉक्टरों ने इस बवाल के बाद हड़ताल की थी उसका क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे हो। कल दिन भर कवायद चली लेकिन डॉक्टर नहीं मारे। देर शाम डीएम ने करीबन ट्रामा सेंटर में 45 मिनट डॉक्टरों से बात की और डीएम के साथ एसएसपी भी थे और खुद अस्पताल के अहमद भी थे। करीबन कई सूत्री मांगे दी गई जिनमें से सबसे बड़ी मांग सुरक्षा को लेकर थी और डीएम ने उस पर सुरक्षा का वायदा दिलाया। लेकिन डॉक्टरों का यह कहना था कि जो डॉक्टर्स हैं उनको अलग से सुरक्षा दी जाए, तो इसको लेकर आज से जो है डॉक्टरों को अलग स्वतंत्रता सुरक्षा दी जाएगी और जो बिरला वाला जो रास्ता है उस पर बैरिकेडिंग की जाएगी। माना यह जा रहा है करीब 12 बजे बीएचयू में यह हड़ताल खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीएचयू हड़ताल का असर सीधे तौर पर न केवल पूर्वांचल बल्कि बिहार पर भी पड़ रहा है। आमतौर पर करीब 5000 मरीज यहाँ पर देखे जाते हैं, लेकिन कल 2400 ही मरीज के पर्चे कट पाए। कई मरीजों को बैरंग लौटना पड़ा और में वाराणसी ने और दिल्ली एम्स के भी जूनियर डॉक्टरों ने इस हड़ताल को समर्थन कर दिया है। तो ऐसे में ये हड़ताल बढ़ रही है। देखना ये होगा कि जो कल दिन भर की कवायद थी आज उसका कितना सकारात्मक असर दिखता है और क्या हड़ताल खत्म होकर मरीजों को संजीवनी मिलती है और मरीजों को यहाँ इलाज मिल पाता है। क्योंकि बीएचयू ही पूर्वी उत्तर भारत में सबसे बड़ा रेफरल सेंटर है, सबसे बड़ा हायर सेंटर है। तो ऐसे में खासी दिक्कत होती है। कल रात में इमरजेंसी को सीनियर डॉक्टरों को संभालना पड़ा। और भी कुछ बड़ी खबरें वहां पर रहेंगी, क्या कुछ और बड़ी खबरें रहेंगी? आज का दिन कैसा रहता है, क्या हड़ताल खत्म हो पाती है। इसके अलावा आज खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में रहेंगे। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के रामनगर स्थित आवास पर एक संग्रहालय का, वार रूम का, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री। ये खास कार्यक्रम होगा क्योंकि जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ से सांसद चुने गए थे उसके बाद उन्होंने रामनगर जाने वाले पुल का जो है शिलान्यास का लोकार्पण करते हुए कहा था
कि जिस तरीके से मैं पुल बनवा रहा हूँ, मैं शास्त्री जी को काशी से जोड़ रहा हूँ और शास्त्री जी की जो गरिमा है उसको और बढ़ाया जाएगा। तो उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की तैयारियों को देखने के लिए कल ही सिद्धार्थनाथ सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री के नाती भी हैं, वो उनके नाना हैं और यूपी में स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी पहुंच गए थे और आज मुख्यमंत्री जो है उस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बिल्कुल उपेंद्र, बने रहिए, आगे आएंगे आपके पास। रुक करेंगे कानपुर का। अमित गंजू हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अमित, आज के एजेंडे में क्या कुछ खास है कानपुर और उसके आसपास? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर यूँ तो हर खबर पर न्यूज़ 18 की पैनी नजर रहती है, चाहे वो कानपुर देहात और रही है, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, ऐसे तमाम जनपद हैं जिस पर हमारी नजर रहती है। मगर सबसे बड़ी जो हम लोग की आज भी नजर रहेगी, जो कंस मेले के दौरान जो हंगामा हुआ, हंगामा के बाद पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस फिर हरकत में आई। जो सुस्त पुलिस थी, जो सुस्त प्रशासनिक अमला था, हरकत में आया और कल दिन भर वहाँ पुलिस के अधिकारियों ने रूट मार्च किया। यहाँ तमाम पीएससी के जवानों के साथ एडीजी खुद कैंप किए हुए हैं। वहाँ एक तरफ डीआईजी, एक तरफ एडीजी, एक तरफ एडीएम पूरे क्षेत्र में किया। लोगों से कल आह्वान भी किया गया कि शॉप्स अपनी खोलें। उनको ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि पुलिस उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है। इसी कड़ी में 14 लोग अरेस्ट हुए थे। रात में 7 लोगों को और पूछताछ के लिए उठाया गया था। वहीं क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि पुलिस द्वारा उनके साथ भी हाथापाई की गई, उनके साथ पिटाई की गई। तो कहीं ना कहीं ये पूरा चलता रहा। दिन भर लोगों को आश्वासन का दौर चला कि शॉप्स खुली जाए, तो 10 से 15% शॉप्स खुली भी, लेकिन शाम होते होते 5:30 बजे के बाद एक एक करके लोगों के शटर गिरते रहे। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय व्याप्त था, कहीं ऐसा ना हो फिर कोई इंसिडेंट हो। तो निश्चित तौर पर आज का दिन और देखने योग्य होगा, क्योंकि इस घटना को अब 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। आज क्या शॉप्स खुलती है कि नहीं? आज व्यापारिक संगठन, जो जिस प्रकार से व्यापारिक संगठनों की बात थी, उन्होंने आह्वान किया था कि आप शॉप्स खोलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो सिविल डिफेंस की जिसका काम होता है पूरा इनको समन्वय बनाना, या शांति समिति की जो थी उसको जिलाधिकारी ने भंग कर दिया। पीस कमेटी थी, उसको जिलाधिकारी ने भंग कर दिया। उनका साफ ये जिलाधिकारी कहना था कि पीस कमेटी यदि समन्वय बनाती, यानी जिलाधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ा और पीस कमेटी के ऊपर डाल दिया। यानी खुद जहां जिस काम को खुद करना चाहिए उसको हटा के पीस कमेटी के ऊपर डाला और सारी पीस कमेटी भंग कर दी। अब नई गठन बात की है। कहीं ना कहीं उनका मानना है कि पीस कमेटी की लापरवाही रही कि वो दोनों समुदाय, जबकि फिर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ समुदाय का कोई झगड़ा नहीं था, ना तो 2 समुदाय की बात थी। सिंपली जो कंस मेला था उसके रूट डाइवर्जन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पुलिस की वर्कशॉप कहीं ना कहीं कमजोर थी। बिल्कुल अमित, आएंगे आपके पास और जानकारियां लेंगे और क्या कुछ आसपास खास रहेगा उसको भी जानेंगे, समझेंगे। तमाम लोग आप बने रहिए। साथ ही साथ यहां में रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज का एजेंडा जारी रहेगा। नोएडा चलेंगे, गोरखपुर चलेंगे, वहां के संवाददाताओं से भी वहां क्या कुछ खास रहेगा, वहां कौन कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी उनको भी जानेंगे, समझेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। आज के एजेंडा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या कुछ आज खास रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, इनको हम बताते हैं आपको। तमाम हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आपको हर अपडेट सबसे पहले देते हैं। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नोएडा से कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नोएडा चलते हैं। कुणाल, बताइए आज के एजेंडा में क्या कुछ खास रहने वाला है? नोएडा और आसपास में कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आज सुर्खियां रहेंगी, उनको हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले नोएडा हम जाएं, उससे पहले हम लखनऊ चलते हैं शैलेश के पास। शैलेश, बताइए और क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, अयोध्या मामले के बाद अगर हम बात करते हैं तो आज मायावती का जो स्मारक घोटाला है उस मामले की सुनवाई होने वाली है। कोर्ट में 1400 करोड़ से ज्यादा का ये स्मारक घोटाला है जिसकी सुनवाई होगी, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती, पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ में ही 12 विधायक जो हैं वो आरोपी हैं। करीब 100 इंजीनियर और अधिकारी जो हैं वो भी आरोपी है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। सब जो बसपा की सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक, उस समय जो भी लखनऊ और नोएडा में अलग अलग इमारत स्मारक खड़े किए गए, चाहे वो इको गार्डन हो राजधानी लखनऊ का, रैली स्थल हो, उन सभी में एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसके मामले में विजिलेंस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए थे, जो कि आज दाखिल की जाएगी। और इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती वो भी राजधानी लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुकी हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले पर जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनकी भी निगाह बिल्कुल शैलेश, रुक करेंगे देहरादून का। किशोर हमारे साथ है। किशोर, कैबिनेट की बैठक भी चल रही है और क्या कुछ चीजें हैं वहां पर?
देखिए अनुपम, अगर कैबिनेट की बात करें तो सुबह 8 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू हो गई थी और तमाम मंत्रियां इस बैठक में पहुंच गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के लिए इसमें नीतिगत कुछ फैसले हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो यहाँ पे इन्वेस्टर समिट होना है 7-8 अक्टूबर को, उससे पहले तमाम जो औद्योगिक घराने हैं या फिर जो यहाँ पे कल कारखाने लगाना चाहते हैं, तरह के उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उनकी जो पॉलिसी है उनको एक सिंगल विंडो सिस्टम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कई पॉलिसी ला सकते हैं। इससे पहले भी जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें भी तमाम तरह के इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई, चाहे वो जमीन के मामले में हो या फिर एनओसी के मामले में हो या तमाम उद्योगों के मामले की बात करें, तो सभी चीजों में कुछ ना कुछ कैबिनेट की बैठक में आया था। अगर दूसरी बात करें तो अभी की आज की बैठक में संभवतः जो पर्यटन नीति है जिस पर लगातार काम चल रहा है, वो ये हो सकता है कि आज पर्यटन की नीति पे फैसला लिया सकता है। फिर इन्वेस्टर समिट की तो बात जिस तरीके से हम लगातार बोल ही रहे उसमें मामले आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी बैठक चल रही है और करीबन 1 घंटे से ज्यादा बैठक को हो गया, तो उम्मीद की जा रही है कि बैठक अभी 1 घंटा और चलेगी। उसके बाद जो भी तमाम सारी चीजें आती है, नीतिगत फैसले होता है या पॉलिसीज होती है। बिल्कुल किशोर, बने रहिए हमारे साथ। रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से हैं। रामगोपाल, बताइए गोरखपुर और आसपास में आज क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी? अनुपम, गोरखपुर में जो आज की गोरखपुर और उसके क्षेत्र की सबसे बड़ी खबर है वो महाराजगंज में आज सुबह सुबह एक सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मांगने आए 2 बदमाशों के साथ पुलिस का इनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद दोनों बदमाश घायल हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी जो यहाँ की सबसे बड़ी खबर बनने वाली है वो है मुख्यमंत्री का जिला होने के कारण पूरे प्रशासन ने इस जिले को ओडीएफ घोषित करने की कोशिश की और उसी के तहत जिला पंचायती राज विभाग दावा कर रहा है कि 99% से अधिक शौचालय निर्मित कर दिए गए हैं। 2 अक्टूबर से पहले जिले को हम ओडीएफ घोषित कर देंगे, लेकिन ओडीएफ घोषित करने के चक्कर में जम के भ्रष्टाचार हुआ है इस पूरे जिले में। अभी एक जो ताजा मामला सामने आया है वो खजनी तहसील के सरया तिवारी गांव में आया है। वहां पे 750 शौचालय बनने थे, 500 से ऊपर के पैसा रिलीज कर दिया गया, लेकिन वहां पे मानक के विपरीत सारे काम हुए, यानी कि तीसरे तल पे भी जाके वहां शौचालय का निर्माण करा दिया गया। जो लोगों के व्यक्तिगत शौचालय थे उस पे भी सरकारी पेंट लगा के और सरकारी कर दिया गया। तो इस तरीके से पैसे का जम के बंटर बाट हो रहा है। भले ही ओडीएफ करने की दबाव हो या ओडीएफ करने के मुख्यमंत्री के सामने चेहरा चमकाने की अधिकारियों की कोशिश हो कि हमने आपके जिले को ओडीएफ कर दिया, हमने गोरखपुर को ओडीएफ कर दिया, लेकिन इस सब खेल के बीच जम के भ्रष्टाचार चल रहा है। वहीं बस्ती की अगर हम बात करें तो वहां पे बुखार के मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और खास करके नवजात बच्चे। जो बस्ती जिला अस्पताल है, चिल्ड्रन वार्ड है, वो पूरी तरीके से फुल है, वहां पे भरा हुआ है और बुखार के मरीज एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चे इलाज इस समय किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये 3 बड़ी खबरें हैं जिस पे आज हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल रामगोपाल, आएंगे आपके पास। कुणाल हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। कुणाल, बताइए नोएडा और आसपास में क्या कुछ आज खास रहने वाला है? देखिए अनुपम, आज का जो सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो ये है कि यहाँ पे जो बड़ी खबर है कि डीएम और एसएसपी अपनी संयुक्त वार्ता करेंगे और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई भू माफिया, ड्रग माफिया, अवैध कॉलोनाइजर और जो शराब माफिया हैं इनके ऊपर बड़ा फैसला आएगा। और जिसमें आज ये जो है डिसाइड किया गया कि इनकी जो संपत्ति है, संपत्ति जब्तीकरण होगा, गैंगस्टर लगाई जाएगी। अब तक आमतौर पर देखा जाता था सिर्फ FIR हो जाती थी और खाना पूर्ति कर ली जाती थी, लेकिन अभी 50 भू माफियाओं पर पहले FIR दर्ज की गई है अभी 2 दिन पहले ही। साथ ही साथ अब ये बड़ा जो आदेश है वो डीएम और एसएसपी की तरफ से आएगा कि इन लोगों के खिलाफ संपत्ति जब्तीकरण भी होगी, ताकि जिससे जो ये लोग अपनी जो अवैध कॉलोनियां बना के यहाँ से साफ बच जाते हैं, उन लोगों ने जितना अब तक पैसा कमाया है उनके खाते सीज किए जाएंगे, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, जिससे एक मैसेज जाएगा कि अब इस तरह का अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनी, ड्रग माफिया, शराब माफिया, इनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और जिस तरह से लगातार जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा से खबरें आती रहती हैं कि अवैध बिल्डिंगों को लेकर हमेशा जो है वो हाईलाइट में छाया रहता है। कल भी बड़ी कार्रवाई की गई थी सावेरी में, लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि और इस पे हमारी नजर भी रहेगी आज की इस तरह की आदेश तो होता है, उसके बाद में कब तक जो है इसका अनुपालन होगा और वाकई में ये इनकी संपत्ति जब्तीकरण होगी या सिर्फ एक आदेश बन के रह जाएगा। बिल्कुल कुणाल, बने रहिए हमारे साथ। आगे आपके पास और जानकारी अपडेट्स लेते रहेंगे हम दिन भर, और रुक करेंगे उमेश का, मेरठ से हमारे साथ है। उमेश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि संगीत सोम के यहां घर पर फायरिंग होती है, हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है, और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मेरठ की बात करें, चाहे बागपत की बात करें, चाहे और अलीगढ़ की बात करें, तमाम जो ये बेल्ट है यहां पर बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों की फैक्ट्रियां संचालित होती हैं, अवैध हथियार तैयार होते हैं।
इसको देखने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर इतनी मौन का धारण कर लेना, कोई कार्रवाई न करना क्या दर्शाता है? देखिए अनुपम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित है कि नहीं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी उसकी सुरक्षा हो रही होगी। विधायक के घर पर हमला हो रहा है, संगीत सोम के घर पर हमला हो रहा है, और निश्चित तौर पर इससे बड़ा सीरियस मामला आज के लिए हो नहीं सकता। आज का एजेंडा, आज की सबसे बड़ी खबर यही रहेगी कि विधायक जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या। बीजेपी के विधायक 12:45 पर घर के अंदर दाखिल होते हैं और 1 बजे ग्रेनेड फेंक दिया जाता है और गार्ड्स पर हमला किया जाता है। बाकायदा जो है शीशे में गोली लगी हुई मिलती है, खोखा मिलता है। ग्रेनेड कहिए ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता, बहुत बड़ी खबर हो जाती। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर कहां है सुरक्षा व्यवस्था, आखिर कहां है कानून व्यवस्था, और कहां है कप्तान साहब। कप्तान साहब जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से देर रात विधायक पर हमला हो रहा है, इससे बड़ी खबर और क्या होगी। आम आदमी की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप बात कर रहे हैं बागपत की, बुलंदशहर की और विभिन्न जिलों की, चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे सहारनपुर हो, हर जगह कमोवेश ऐसे ही हालात हैं और अब तो विधायक भी सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित तौर पर बड़ा मामला बनता है कि आखिर ये बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, अमित गंजू, कुणाल, उपेंद्र, शैलेश, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18upuk.com पर। हमारा फेसबुक पेज है News 18 UP, ट्विटर हैंडल है @News18UP और हमारा यूट्यूब चैनल है News 18 UP उत्तराखंड। नमस्कार।